आपके अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज का टॉपिक आप ही लोगों का रिक्वेस्ट करा हुआ टॉपिक है विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, यानी कि VBAC, वीबैक, राइट। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि डॉक वाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है। डेली काफी पेशेंट्स उससे जुड़ रहे हैं और अभी इंटरनेशनली भी पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हो गया है। बहुत जल्दी टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस मंथ या मार्च तक ये कॉलिंग फैसिलिटी भी इसमें शुरू हो जाएगी। मतलब मैं आपको इंटरनेशनल नंबर में भी कॉल कर सकती हूँ थ्रू दिस ऐप। ओके, आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। और कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, अगर आपको पेमेंट से लेके या जो भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे, इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा पिन मैंने दिया हुआ है, ये लगातार पूरे वीडियो में चलता रहेगा। डेली मैं लाइव जाती हूँ, उसमें मैं हमेशा बताती हूँ डॉक वाइज ऐप कैसे डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से करना है। जो लोग मेरे को फिजिकली आके हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं, तो ये मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस है, सेक्रेटरी का नंबर है, लाइंस ओपन है 10 बजे से रात के 8 बजे तक। ओके, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं वापस से बता दूं कि फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कभी आपको लगता है कि यूट्यूब पे आपका क्वेश्चन मिस हो रहा है, तो आप यहाँ क्वेश्चन लिख दीजिए, कोई ना कोई या तो मेरी सेक्रेटरी या फिर मेरे PR कंपनी में जो है लोग चेक करके मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देंगे। अगर मुझे लगेगा कि वो क्वेश्चन यूट्यूब पे आंसर देने लायक है, तो मैं डेफिनेटली लाइव सेशन में आपको आंसर दे दूंगी। ओके, तो आज का टॉपिक है विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, यानी कि वीबैक। अब विजाइनल डिलीवरी सब लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई नहीं चाहता कि सिजेरियन हो, अनलेस की लेडी खुद ऑप्ट करे कि नहीं भाई, मेरे को तो दर्द नहीं सहन करना, मुझे तो सिजेरियन ही कराना है, या फिर किसी और रीजन से। अब विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, यानी कि सिजेरियन के बाद डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम्स आती है? नंबर 1, दर्द ज्यादा होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे को 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी का पेन होता है वो ज्यादा होता है। या तो पेशेंट को आदत नहीं होती है, या फिर जिसको ऑलरेडी एक नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, फिर सिजेरियन हुआ है, उसके बाद वापस से नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे की तरफ टांके लगे होते हैं, बच्चेदानी वीक होती है, कमजोर होती है, तो उसको पेन ज्यादा होता है। दूसरी चीज, समय से, मतलब नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम लगता है एक नॉर्मल डिलीवरी होने में सिजेरियन के बाद। ऐसा क्यों है? वेल, इसलिए है क्योंकि आपके बच्चेदानी एक बार भी खुली नहीं है। मान लीजिए आपको पहला सिजेरियन हुआ, सेकंड आपकी डिलीवरी नॉर्मल हम ट्राई कर रहे हैं, तो एक तरह से तो आपके लिए तो वो नॉर्मल डिलीवरी पहली ही है। तो आपकी बच्चेदानी, आपकी हड्डियां जो नॉर्मली डिलीवरी के समय थोड़ी खुल जाती है, थोड़ा रास्ता खुल जाता है, वो बंद है। तो आपको उतना ही दर्द, उतना ही टाइम लगेगा जितना कि एक फर्स्ट डिलीवरी में लगता है। सेकंड डिलीवरी की तरह जो फटाफट होती है सेकंड थर्ड, वैसा नहीं होगा। ओके, तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है? फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि कई बार बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ नहीं होता, कई बार दर्द नहीं आते। अब अगर आपको पहला बच्चा है, या फिर पहले आपको कभी सिजेरियन नहीं हुआ है, कट नहीं लगा है, तो हमारे पास एज अ डॉक्टर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम आपको दवाई डाल देते हैं, विजाइनम है, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। कुछ टैबलेट्स होती है, वो डाल सकते हैं हम। बच्चेदानी के अंदर अगर थोड़ा सा भी रास्ता खुला हुआ है, तो उसके अंदर दवाई डाल सकते हैं हम। आपको दर्द का इंजेक्शन लगा सकते हैं हम। थोड़ा वेट कर सकते हैं आगे, मान लीजिए आपके 40 हफ्ते पूरे हो गए, तो आगे और वेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस एक पेशेंट जिसको ऑलरेडी सिजेरियन हो चुका है, उनको ये ऑप्शंस नहीं मिलते। कारण है, अगर मान लीजिए आपको अपने आप दर्द नहीं शुरू हुए, तो उस समय वो जो बच्चेदानी के अंदर दवाइयां डालते हैं दर्द उठाने के लिए, वो आपके लिए रिस्की रहती है, क्योंकि उससे बच्चेदानी फट सकती है। ओके, तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी। और मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? जब डिलीवरी के समय बच्चा या तो फंस जाता है, उसको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से कराएं, यानी कि फॉरसेप्स से या वेंटूस से कराएं। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो है यूट्राइन रप्चर, यानी कि डिलीवरी के समय अगर मान लीजिए बच्चेदानी फट गई, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन। ओके, इसको बोलते हैं यूट्राइन रप्चर। मान लीजिए डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, तो सिजेरियन में तो कन्वर्ट हो ही जाता है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबको पता है कि भाई अगर विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन ट्राई करेंगे, तो ऑप्शन रहेगा या तो नॉर्मल डिलीवरी, या फिर नॉर्मल तरीके से होगा, लेकिन उसको इंस्ट्रूमेंट से निकालेंगे, फॉरसेप्स से या वेंटूस से। वो क्यों करते हैं? वो तब करते हैं जब बच्चे की धड़कन या तो गिरने लग जाती है, या माँ थक जाती है, या हमको लगता है किसी भी हाल में फटाफट डिलीवरी करानी है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा निकल गया है। और तीसरा ऑप्शन होता है सिजेरियन। ओके, तो अब बात करते हैं कि भाई रप्चर क्या होता है। रप्चर होता है जब आपकी बच्चेदानी फट जाती है। दो तरीके से फटती है, या तो आपका स्कार, यानी कि जो टांका लगा है वही टूट जाता है, वहीं से बच्चेदानी सबसे ज्यादा कमजोर होती है, या तो वही फट गया और बच्चा जो है पेट में आ गया। ओके, बच्चा या तो पेट में आ गया, या फिर उसके ऊपर की लाइनिंग अभी पूरी फटी नहीं है, क्योंकि 3 लेयर होती है बच्चेदानी की, 3 लेयर होती है। मैं हर बार बताती हूँ, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और बाहर का सेरोसा।
ओके तो अगर सिर्फ अंदर की 2 लेयर या 1 लेयर फटी है, ऊपर की लेयर सुरक्षित है, तो बच्चा अभी पूरी तरह से पेट में नहीं आया है उसी लेयर के अंदर, लेकिन उसका जो ब्लड सप्लाई है, जो बच्चेदानी से आ रहा है, वो करीब करीब खत्म हो रहा है क्योंकि बच्चेदानी फट गई है। ओके तो इसको बोलते हैं यूट्राइन रप्चर। ये तो हो गया स्कार एडहेसिव्स, यानी कि आपका स्कार यानी कि आपका टांका जो पहले था वहीं से टूट गया है। दूसरी तरह का रप्चर होता है जो बहुत तेज पेन आते हैं, तो कहीं ना कहीं से बच्चेदानी या तो पीछे की तरफ से या साइड से या फिर लेफ्ट या राइट या ऊपर फंडस जो होता है, जो उसको ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां से फट सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कहां से रप्चर होना है। ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूट्रस का रप्चर क्या होता है। सिर्फ डिलीवरी के समय नहीं, वैसे भी रप्चर हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ये हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि डिलीवरी के समय यूट्रस का रप्चर हो गया, तो डॉक्टर क्या करेंगे? वेल कई बार तो ये साइलेंट रप्चर्स होते हैं, पता ही नहीं चलती कि रप्चर हो गया है। कितनी बार ऐसा होता है कि सोनोग्राफी में कभी कभी डॉक्टर लिख के देते हैं सोनोलॉजिस्ट के स्कार एडहेसिव्स हो रहा है। अगर डॉक्टर के पास बड़ी मशीन है और वो अच्छे से बच्चेदानी की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं, दीवार को मेजर कर सकते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि स्कार बहुत पतला हो गया, इस पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाना चाहिए। बट इस तरह की चीजें बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको कि सोनोग्राफी में लिख कर आ गया, डॉक्टर ने लिख दिया कि बच्चेदानी फट गई है, बच्चा पेट में आ गया, आप तो फौरन सिजेरियन करा लो, और उसको सिर्फ 5वां महीना था। जब मैंने वापस से उसकी सोनोग्राफी कहीं और कराई, क्योंकि मुझे पेट पे हाथ रख के नहीं लगा कि ऐसा कुछ है, उसको ना दर्द था, कुछ भी नहीं था, और ना मुझे बच्चा फील हो रहा था, एकदम सब कुछ नॉर्मल लग रहा था 5 महीने पे। तो फिर जब सोनोग्राफी कहीं और कराई तो एकदम नॉर्मल था। तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट पे रिलाई नहीं कर सकते कि सही में स्कार बहुत पतला हो गया और सिजेरियन करवा लो, ठीक है, या फिर डॉक्टर बोले कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, स्कार बहुत मोटा, आप आराम से डिलीवरी करा लो, तो कुछ भी हो सकता है। इट इज जस्ट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं, आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आपकी, कितना रिस्क ले सकते हैं। फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है कहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, क्या वहां पर फैसिलिटी है कि हाथों हाथ सिजेरियन हो जाए, या हाथों हाथ बच्चे को निकालने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। कभी कभी रप्चर होने के बाद बच्चेदानी इतनी बुरी तरह फट जाती है कि उसको वापस से सिला नहीं जा सकता, उसको हाथों हाथ निकालना पड़ता है, बच्चे को निकाल के बच्चेदानी भी हाथों हाथ निकालनी पड़ती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी जगह डिलीवरी कराए जहां डॉक्टर सक्षम हो, डॉक्टर के पास सारी फैसिलिटी हो, और वो डॉक्टर खुद सक्षम हो आपको ऑपरेशन करने में। ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे आपको रेफर कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। ओके तो रिस्क तो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो कॉमन क्वेश्चन है कि मैम 1 सीजन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, 2 सीजन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, 3 के बाद हो सकती है, इसका आंसर मैं आपको बस यही बोलूंगी, जैसे कि मैंने बताया, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना रिस्क ले सकते हैं। कोई भी डेटा, कोई भी जर्नल, कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे वो यूके की हो, ठीक से स्टडीज कोई भी कन्वर्ट नहीं हुई है अभी तक। ये कोई भी क्लियरली नहीं बताता कि सही में रप्चर होता है कि नहीं। कितने लोगों को नॉर्मल डिलीवरी दो ऑपरेशन के बाद भी हो जाती है, किसी किसी को 1 ऑपरेशन के बाद भी बच्चेदानी फट जाती है। तो डेटा जो है, जो इंटरनेट पे हम लोग को मिलता है, जो हम लोग के पास आता है, वो बड़ा ही फैलेशियस है, उसके ऊपर रिलाई करना बड़ा मुश्किल है। बट मोटी मोटी तौर पे ज्यादातर हर कंट्री में 2 सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी कोई नहीं कराता, बहुत रिस्क होता है। अगर पेशेंट कराना चाहे तो उसको लिख के रिटन कंसर्न देते हैं कि आप अपने बेसिस पे खतरा ले रहे हैं। ओके 1 सिजेरियन के बाद अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो मैं हर बार बताती हूँ 80% चांस होता है, 100 में से 80 यानी कि 10 में से 8 लेडीज की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बशर्ते उनको अपने आप पेन शुरू हो जाए, बशर्ते उनका बच्चा नीचे आ जाए, बशर्ते उनको उल्टा बच्चा ना हो। ओके तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और बेटर ये रहता है कि दर्द अपने आप उठे। ओके तो ये तो हो गया क्वेश्चन आपका कि मैडम कितने सीजन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो मैं आपको बोलूंगी सिर्फ 1 के बाद, दूसरे के बाद ना कराएं, क्योंकि जैसे जैसे सीजन होते जाएंगे बच्चेदानी कमजोर होती जाएगी, रप्चर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर मैं बताऊं कितने चांसेस होते हैं, तो लेस देन 1%, यानी कि 1% से भी कम चांसेस होते हैं रप्चर होने के। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ सिजेरियन बढ़ते चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 सिजेरियन हो गए, तो रप्चर का चांस लेस देन 1% से 2% हो जाता है। तो आप क्यों अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं, क्यों नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहे हैं जब ऑलरेडी आपके इतने सिजेरियन हो गए। ओके अब क्वेश्चन आता है कि मैडम सिजेरियन के बीच में या डिलीवरीज के बीच में कितना गैप रखें। सिजेरियन के बाद किताबों में लिखा है कि 6 महीना बहुत होता है बच्चेदानी को नॉर्मल आने में, उसके टांके वापस से ठीक हो जाते हैं, बच्चेदानी की जो थिकनेस है, जो दीवार है, वो वापस से ठीक हो जाती है, बच्चेदानी का जो मुंह है जो खुला रह जाता है वो तो 1.5 महीने में ही ठीक हो जाता है। तो बेसिकली 6 महीना कहते हैं कि 6 महीने बाद ही आप कंसीव करें, बट प्रैक्टिकली 2 साल मान के चलिए, 2 साल का गैप आपको रखना चाहिए। कारण क्या है, एक तो बच्चेदानी अभी पूरी तरह से कमजोर है,
ठीक है, भले ही किताबों में लिखा है कि 6 महीने में वो ठीक हो जाती है, फिर भी आपको कमजोरी महसूस होती है 6 महीने बाद भी। बच्चा आपका छोटा है, कम से कम 1 साल आप उसको दूध पिलाते हैं, उसी बीच में अगर दूसरा बच्चा पेट में आ गया तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। उसको पोषण दें, एक ही शरीर, अंदर वाले बच्चे को पोषण दें कि बाहर वाले बच्चे को पोषण दें। आपका बच्चा जब तक वो 2 साल का नहीं होता तब तक वो गोदी में रहता है, टेंडेंसी रहती है बच्चे को माँ की गोदी में आने में, तो उसमें आपको अगर प्रेग्नेंट हो गए तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, बच्चे का काम भी ज्यादा होगा। तो प्रैक्टिकल अगर आप देखें प्रैक्टिकली तो आपको हमेशा 2 साल का गैप रखना चाहिए, आपके लिए भी अच्छा है, बच्चेदानी मजबूत हो जाएगी, रप्चर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, दर्द कम हो जाएगा और आप अच्छे से इस बच्चे को कैरी कर पाएंगे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैडम कितने सिजेरियन हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी तो छोड़ो, बट सिजेरियन कितनी बार हो सकता है, कितनी बार बच्चेदानी को काटा जा सकता है। वेल अगर थ्योरी देखें तो हिस्ट्री में 10-10 सिजेरियन भी हुए हैं, 6-6 भी हुए, 5-5 भी हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन NIH जो है, जो नेशनल अपना हेल्थ मिशन है, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है जो हम लोगों को एडवाइस करता है, वो यही कहता है कि अगर किसी औरत को 2 या 3 बच्चे या उससे ज्यादा करने हैं तो उसके लिए सिजेरियन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप सिजेरियन कराएंगे और जितनी बार आपकी डिलीवरी होगी उतनी बार वो कमजोर होता चला जाएगा। अगर आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे तो 1 या 2 ही बच्चा चाहिए, तो फिर आप फिर भी सिजेरियन करा सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं, खुद ही डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मुझे तो सिजेरियन ही चाहिए। बट अगर आपके दिमाग में है कि आपको बड़ी फैमिली चाहिए तो कोशिश करें कि आपका सिजेरियन ना हो, क्योंकि जितना सिजेरियन होगा उतना ही तो रप्चर के चांसेस बढ़ेंगे, जो कि मैंने बता दिया। आपको खुद को वीकनेस आएगी, जितनी बार ऑपरेशन होगा आपकी वीकनेस बढ़ेगी, डेफिनेटली मसल्स कटती हैं, पेट कटता है, वो बात नहीं आती जो पहले वाली बॉडी में थी। ठीक है, दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है बार बार सिजेरियन करने का वो है प्लासेंटा एक्रीटा। प्लासेंटा एक्रीटा यानी कि आवल का टांके पे चिपक जाना, उसको एक्रीटा, परक्रीटा, इनक्रीटा अलग अलग तरीके होते हैं, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो एक्रीटा यानी कि आवल जो है वो बच्चेदानी की दीवार के अंदर घुस गई है। प्लासेंटा एक्रीटा में सबसे अधिक प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आवल जो है वो बच्चेदानी के अंदर घुस चुकी है। तो जब नॉर्मली डिलीवरी के बाद, नॉर्मल या सिजेरियन के बाद आवल अपने आप जगह से ही निकल के बाहर आ जाती है, वो नहीं आती, वो वहीं चिपकी रह जाती है, कुछ टुकड़े रह जाते हैं, कभी कभी पूरी पूरी आवल अंदर रह जाती है, तो ऐसे में ब्लीडिंग बहुत होती है। कई बार DNC करके निकालना पड़ता है, कई बार एंटी कैंसर ड्रग्स यानी कि मेथोट्रेक्सेट जैसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जिससे कि आवल अंदर अंदर सूख जाए, क्योंकि उसको निकालना मुश्किल होता है। या फिर कभी कभी किसी किसी केस में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चेदानी भी निकालनी पड़ जाती है। तो प्लासेंटा एक्रीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है बार बार सिजेरियन होने का। एक और मेरा वीडियो आया था लो लाइन प्लासेंटा यानी कि प्लासेंटा प्रीविया, उसमें भी मैंने बताया था कि ये उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जिनको कि बार बार यूट्रस पे सिजेरियन होता है। तो सिजेरियन वाला यूट्रस जिसपे ऑलरेडी एक स्कार बना हुआ है, वहां पर आवल का चिपकना बहुत नॉर्मल है, और प्लासेंटा प्रीविया इसलिए उन लोगों में ज्यादा कॉमन है। तो अगर हम डेटा की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो शुरू के 3 सिजेरियन, 2 या 3 सिजेरियन तक इसका रेट सिर्फ 0.5% रहता है कि प्लासेंटा एक्रीटा का जो रिस्क है लेस देन 1% रहता है 2 सिजेरियन तक। जैसे ही तीसरा सिजेरियन हुआ ये रेट 0.5 से बढ़ के 2% हो जाता है, और जैसे ही 6 सिजेरियन हुए ये 2% से एकदम से जंप करके 6% हो जाता है। तो बार बार सिजेरियन कराने से आप ही को प्रॉब्लम होगी, तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी। तो इसे ध्यान रखिए, बार बार सिजेरियन ना हो, बच्चे उतने ही करें जितना कि आप संभाल सके और आपका यूट्रस झेल सके। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या, मेरे पास एक बहुत पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैडम मैं ऐसा क्या खाऊं, क्या करूं कि मेरी जो स्कार थिकनेस है, जो बच्चेदानी के ऊपर जो टांका लगा है, जो स्कार है, वो मोटा हो जाए। तो ऐसा कुछ आप कर नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया कि सोनोग्राफी से बहुत ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन आती नहीं है, और आपके खान पान से कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग ईस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं जिससे कि आपका यूट्रस वापस से ग्रो कर जाए। जैसे कई बार किसी किसी को पीरियड्स कम आते हैं, लाइनिंग कम बनती है, तो हम उनको ईस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं। तो डेटा वही कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, कहना मुश्किल है कि सही में इससे फायदा होगा कि नहीं, बट कोई कोई डॉक्टर किसी किसी केस में ईस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं, बट वो प्रेगनेंसी के समय नहीं दे सकते, इन बिटवीन द प्रेगनेंसीज दे सकते हैं जिससे आपकी लाइनिंग थिक हो जाए। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहता है कि ऐसा क्या करूं मैडम कि जिससे मेरा वीबैक सक्सेसफुल हो जाए, मुझे आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो जितनी मैंने बातें बताई हैं उन सबका ध्यान रखें, गैप रखें कम से कम 2 साल का, अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपका वेट ज्यादा है या और कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सबको कंट्रोल में रखें। तीसरी चीज, ऐसा डॉक्टर और ऐसा हॉस्पिटल चुनें जहां पूरी फैसिलिटीज हो। आपका टाइमली सिजेरियन होने का या इमरजेंसी रप्चर हो गया तो यूट्रस को बाहर निकालने का, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई रप्चर की वजह से या जो भी है तो पीडियाट्रिशियन होने चाहिए। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखिए। नॉर्मल डिलीवरी में कुछ एंटीनेटल एक्सरसाइजेस जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं वो बहुत जरूरी है, उनको करते रहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप पुश नहीं करेंगे तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सही होगी तो बच्चा भी आराम से सरक के नीचे आ जाएगा।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वीबैक के जो कि आप लोग मेरे से लगातार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देती हूँ। अगर आपको और कुछ पूछना है तो इनबॉक्स करिए, डेली मैं लाइव जाके आपके आंसर्स दे ही रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।